हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आयत क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम और इसको जो कल लिखा हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको भी क्या है देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। तो चलिए क्या लिखा है इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि ABC और DEF क्या है, दो समरूप त्रिभुज है हमारे पास। ये समरूप का चिन्ह दिया हुआ है। तो ABC और DEF क्या है, दो समरूप त्रिभुज है और इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात क्या लिखा हुआ है, AB बटे DE का स्क्वायर, यानी AB और DE। देखिए AB और DE क्या है, तो AB जो है ABC के लिए एक भुजा है और DE जो है वो भी भुजा है, वो DEF का भुजा है। तो दोनों का संगत भुजा है। AB और DE दोनों एक दूसरे के संगत है, तो उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। यानी कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा कि दोनों त्रिभुज के संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। और ये नीचे वाला भी आप देख सकते हैं, BC और EF ये भी भुजा ही है, AC और DF ये भी भुजा ही है। तो भुजा के कोई भी भुजा आपको है तो उसके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि AM और DN दोनों त्रिभुज के शीर्षलम हो, तो AM क्या हो, शीर्षलम हो, और DN भी क्या हो, शीर्षलम हो। शीर्षलम मतलब लंब, यानी कि 90 डिग्री पर हो, तो वो दोनों क्या है, शीर्षलम है। तो अगर AM और DN क्या है, दोनों त्रिभुज में शीर्षलम हो, AM इस त्रिभुज में, DN उस त्रिभुज में शीर्षलम हो, तब उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, AM बटे DN का स्क्वायर, यानी कि जो शीर्षलम है उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है। और यदि मान लिया जाए AM और DN दोनों की माध्यिकाएं हो, शीर्षलम नहीं हो, क्या हो, वो माध्यिका हो। माध्यिका किसको कहते हैं, हम लोग जानते हैं माध्यिका क्या होता है। तो माध्यिका होता है वह रेखाखंड जो सामने की भुजा को दो भागों में बांटता है। यानी कि वह रेखाखंड जो किसी शीर्ष बिंदु से चल के सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम माध्यिका कहते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि AM और DN क्या हो, माध्यिका हो, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो बस उनके माध्यिका के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। AM और DN का हम जो है वर्ग कर देंगे, वही उसी के बराबर होगा उनके दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये सब चीजें याद रखेंगे जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो आगे चलते हैं। AM और DN क्या हो, दोनों त्रिभुज के कौन समद्विभाजक हो। AM और DN क्या हो, माध्यिका नहीं हो। AM और DN क्या हो, कौन समद्विभाजक हो, यानी कि ये कोनों को दो भागों में बांट के आ रहा हो। यानी कि यहाँ से जहां से आ रहा है वहां से वो दो भागों में कोन को बांट कर आ रहा है। मतलब मान लीजिए कि A से चला है, A से आपको दिख रहा है कि A से चला है AM, ठीक है। तो AM क्या किया कि उसको दो भागों में बांट कर आया है। और D से जो चला है DN, वो क्या किया है, उस कोन को दो भागों में बांट के चला है। यानी कि AM जो है एंगल A को दो भागों में बांटा है और DN जो है एंगल D को दो भागों में बांटा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AM और DN क्या हो जाएगा, तो कोण समद्विभाजक हो जाएगा, यानी कोण को दो भागों में बांट के आया है। तो इसके अगर हम कोण समद्विभाजक अगर हमारे पास दिया है तो हम इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालेंगे। तो आप समझते हैं, आपको लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा AM और DN के अनुपात के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। यानी AM और DN अगर कोण समद्विभाजक है तभी आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, दोनों के वर्गों के अनुपात के बराबर कर देंगे। अगर आपके पास जो है ना कोण समद्विभाजक भुजा शीर्षलम माध्यिका नहीं है, तो आपके पास अगर परिमाप है तो आप समझ लीजिए कि अगर दोनों त्रिभुज के हमारे पास परिमाप दिए गए हैं तो दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनके परिमाप के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होगा। तो ये सब चीज हम लोगों ने देख लिया था। आगे चलते हैं। इसके आगे कुछ लिखा हुआ है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा एक बार, हम थोड़ा रुक जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि यदि ABC न्यून कोण त्रिभुज हो, यहाँ पे जो ABC त्रिभुज हमारे बने हुए हैं वो क्या हो, न्यून कोण हो, यानी कि उसमें सभी कोण 90 से छोटे हो, तो क्या होगा उस स्थिति में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर से
बड़ा होगा। याद रखिएगा इसको, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो याद रखिएगा कि जो हमारे पास दो भुजा के वर्गों का जो अनुपात, दो भुजा के वर्गों का जो योग होगा वो क्या होगा, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर बड़ा होगा उससे। दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा होता है जब हमारे पास न्यून कोण त्रिभुज होता है। और आगे चलते हैं, यदि अधिक कोण त्रिभुज हो और उसमें क्या हो, एंगल बी हमारा क्या हो, अधिक कोण हो, ऐसा त्रिभुज हो। देखिए इसमें ऐसा त्रिभुज हो, एबीसी हमारा अधिक कोण त्रिभुज है। यहाँ पे अधिक कोण बना हुआ है, 90 से अधिक का कोण बना हुआ है। अगर अधिक कोण त्रिभुज हो और उसमें एंगल बी क्या हो, अधिक कोण हो, यहाँ पे बी जो है हमारा अधिक कोण बना हुआ है, देख सकते हैं 90 से अधिक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो होता है AC स्क्वायर से छोटा होता है, यानी कि इन दोनों के भुजाओं के वर्गों का जो योग होगा वो इससे छोटा होगा। यानी इन दोनों भुजाओं के हम वर्गों का योग करेंगे तो जो भी आएगा वो इसके भुजा के, इस भुजा के वर्ग से कम आएगा, छोटा आएगा। तो इन चीजों को भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग माध्यिका के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यदि मान लिया जाए कि एक त्रिभुज है, तो आपको पता है कि माध्यिका क्या होती है। तो सामने के भुजा से चल के, मतलब सामने के कोण से चल के वो सामने की भुजा पर, यानी कि किसी शीर्ष से चल के, आप कह सकते हैं किसी एक शीर्ष से चल के सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। यहाँ पे एडी जो हमारा है वो क्या है, माध्यिका है। इसको इंग्लिश में हम लोग मीडियन कहते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। तो मीडियन क्या क्या करता है, मीडियन बहुत सारा काम करता है। तो मीडियन के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो सबसे पहला चीज आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला चीज है कि इसमें AB बटे AC, आप याद रखिए। यदि AD हमारा क्या है, मीडियन है, माध्यिका है, तो AB बटे AC किसके बराबर होगा, तो BD बटे CD के बराबर होगा। याद रखेंगे, BD बटे CD के बराबर होगा। यानी AB और AC का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, BD और CD के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि यदि किसी शीर्ष से चलकर वह रेखा जो सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, तो उस शीर्ष को बनाने वाली, यानी उस कोण को बनाने वाली, इस कोण को बनाने वाली जो दोनों रेखा है, जिस रेखाखंड से ये कोण बना हुआ है, वो उसका जो अनुपात होता है वो सामने वाली भुजा के अनुपात के बराबर होता है। यानी ये अनुपात बराबर हो जाता है। चलिए इसके बारे में और भी दूसरा पॉइंट आपको ये नोट करके रखना है कि यहाँ पे जो ये क्षेत्रफल होंगे वो दोनों क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। याद रखिए, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कि ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट आपको और भी याद रखनी है। तीसरा पॉइंट एक ये होता है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको भी आप लोग याद करके रखेंगे कि जब भी कोई माध्यिका होगा, यानी कि वह रेखाखंड जो सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो उसमें इन दोनों के वर्गों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, तो माध्यिका और BD यानी AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के योग के दो गुने के बराबर होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो चलिए और एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ पे ये जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, वो क्या होंगे, सर्वागसम नहीं होंगे। चौथा पॉइंट, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD दोनों क्या होंगे, सर्वागसम नहीं होंगे, सर्वागसम नहीं होंगे। हाँ, सर्वागसम होंगे, कब होंगे, तो उसके लिए एक कंडीशन है कि यदि एंगल B और एंगल C बराबर हो जाए। आप लिख लीजिएगा 5वां पॉइंट कि यदि एंगल B तथा एंगल C
बराबर हो तो यह सर्वागसम होगा। तो त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एसीडी क्या होगा, एबीडी और एसीडी सर्वागसम होगा। तो चलिए दोस्त आगे चलते हैं। तो इन चीजों को आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी चीज आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, एक छोटी सी चीज है उसको समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास लिखा है कि त्रिभुज एबीसी सर्वागसम है त्रिभुज पी एन नहीं एम एन पी के। त्रिभुज एबीसी सर्वागसम है त्रिभुज एम एन पी के। और ये भी लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी सर्वागसम है त्रिभुज पी एन एम के। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। दोनों ऐसे हम लोग सोचे तो है एक ही, क्योंकि एबीसी ही त्रिभुज यहाँ पे भी बनेगा और यहाँ एम एन पी ही बनेगा। एक त्रिभुज एबीसी होगा और एक त्रिभुज एम एन पी होगा, और इसमें भी वही होगा, त्रिभुज एबीसी बनेगा और त्रिभुज पी एन एम होगा। तो नाम वही होगा लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, पी एन एम होगा ये। तो देखिए इसमें क्या अंतर होगा। तो इसमें अंतर यही होगा दोनों में कि यहाँ पे एंगल ए जो है एंगल एम के बराबर होगा। इस त्रिभुज में इस तरह से लिखा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एम एन पी सर्वागसम है, तो उसमें क्या होगा, एंगल ए एंगल एम के बराबर हो जाएगा, और एंगल बी क्या होगा, एंगल एन के बराबर, और सी क्या होगा, पी के बराबर। और इसमें क्या होगा कि एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा। ध्यान दीजिए इसमें एंगल ए एंगल एम के बराबर है, लेकिन इसमें एंगल ए एंगल पी के बराबर है, और एंगल बी एंगल एन के बराबर है, और सी जो है एम के बराबर है। पूरा फिगर चेंज लग रहा होगा आपको। तो यही होता है कि आप ध्यान देंगे यहाँ पे इस चीज को कि ए किसके बराबर होगा, एम के बराबर होगा, बी किसके बराबर होगा, एन के बराबर होगा, सी किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा। आप देख लीजिए ए एम के बराबर लिखा हुआ है आपके सामने है, बी एन के बराबर। तो देखिए बी एन के बराबर और सी क्या है, पी के बराबर। सी हमारा पी के बराबर है इस त्रिभुज में। और इस त्रिभुज में ए किसके बराबर, तो पी के बराबर, और बी किसके बराबर, एन के बराबर, और सी किसके बराबर, एम के बराबर। तो देखिए ए पी के, बी एन के और सी एम के बराबर है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और आपको एक चीज और समझना है, इसमें भुजा किसके किसके बराबर होगा। तो ए बी यहाँ पे ए बी जो है एम एन के बराबर होगा, ए बी एम एन के बराबर होगा, और बी सी पी एन के बराबर होगा, बी सी पी एन के बराबर होगा, और ए सी पी एम के बराबर होगा, ए सी पी एम के बराबर होगा। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो आप समझ सकते हैं ए बी किसके बराबर, तो पी एन के बराबर, बी सी एम एन के बराबर, और यहाँ ए सी पी एम के बराबर, ए सी पी एम के बराबर। तो इन सब चीजों को आप याद रखेंगे, बहुत ही जरूरी चीज था। आप समझ लीजिए अंतर है। आप देखिए ए बी एम एन के बराबर है, लेकिन इसमें ए बी पी एन के बराबर है। तो फिगर चेंज होने से थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। आपको यहाँ पे अगर जो लिखा है वो एंगल इस एंगल के बराबर होता है, यहाँ जो लिखा है वो इसके बराबर होता है, यहाँ जो लिखा है वो इसके बराबर होता है। भुजा किसके किसके बराबर होता है, तो ए बी जो है वो एम एन के बराबर होता है। देखिए ए बी एम एन के बराबर है। और बी सी किसके बराबर होगा, तो बी सी पी एन के बराबर होगा या एन पी के बराबर होगा, है ना, बी सी पी एन के बराबर। आगे देखिए सी ए लिखते हैं तो पी एन के बराबर होता है, सी ए जो है पी एम के बराबर होता है। तो सी ए या ए सी चलेगा, वो पी एम के बराबर होगा। इसमें भी आप देख सकते हैं ए बी किसके बराबर, पी एन के बराबर है। आगे देखते हैं बी सी किसके बराबर, तो एन एम के बराबर, ठीक है। और सी ए किसके बराबर, तो एम पी एम के बराबर। तो चलिए इन चीजों को आप समझ गए होंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे यदि मान लिया जाए, हाँ एक चीज आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हमारे पास त्रिभुज एबीसी
और त्रिभुज पी एन एम सर्वागसम देता है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं एंगल ए को पी के बराबर कर सकते हैं और एंगल बी को एंगल एन के बराबर कर सकते हैं, एंगल बी को एंगल एन के बराबर कर सकते हैं और एंगल सी को एंगल एम के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी समझ गए कि आप ये भी कर सकते हैं कि ए बी पी एन के बराबर कर सकते हैं, ए बी पी एन के बराबर कर सकते हैं, बी सी एम एन के बराबर कर सकते हैं, बी सी एम एन के बराबर कर सकते हैं और सी ए पी एम के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आप समझ लीजिए कि जब भी सर्वागसम कहेगा तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में हो गया। मतलब सर्वागसम कहते ही क्वेश्चन जो ही सर्वागसम कहेगा तो ही आप इसमें से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी त्रिभुज मान लीजिए पी एन एम लिखा हुआ है, या फिर थोड़ा सा अच्छा नाम लिख देते हैं, डी ई एफ लिख देते हैं। अच्छा नहीं लगता पी एन एम बोलना, तो चलिए डी ई एफ लिख देते हैं। तो त्रिभुज एबीसी डी एफ क्या है? सर्वागसम नहीं है, अब की बार समरूप है। ठीक है, तो समरूप है तो हम क्या क्या करेंगे? तो समरूप है तो आप सबसे पहले तो आप कर सकते हैं कि एंगल ए को एंगल डी के बराबर कर सकते हैं, एंगल ए को एंगल डी के बराबर, एंगल बी को एंगल ई के बराबर, एंगल बी को एंगल ई के बराबर और एंगल सी को एंगल एफ के बराबर। और क्या कर सकते हैं? तो आगे कर सकते हैं आप ए बी बटे डी ई। ध्यान दीजिएगा, ए बी बटे डी ई बराबर आप क्या कीजिएगा? बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ बराबर आप कीजिएगा सी ए यानी ए सी, कुछ भी लिख सकते हैं, सी ए या ए सी कुछ भी लिखिए। सी ए बराबर क्या हो जाएगा? डी एफ या ए सी लिखते हैं, अच्छा लगता है, ए सी बटे डी एफ। बात समझ रहे हैं? तो आप अगर कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज आपके पास समरूप देगा तो आप ये सभी चीजें आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। आप कोई इसमें से कोई भी भुजा का अनुपात, किसी भी भुजा का अनुपात, ये दोनों भी बराबर कर लीजिए, ये दोनों भी बराबर कर लीजिए जरूरत के हिसाब से। और एंगल आप ये इसका जरूरत है तो ये बराबर कर लीजिए, इसका जरूरत है, जिसका जरूरत है आप उसको कर सकते हैं। आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं अगर दो त्रिभुज आपके पास समरूप दिया गया है। इसको अगर फिगर देखते हैं इसका हम लोग, तो त्रिभुज एबीसी हमारे पास है, एबीसी, और त्रिभुज क्या है? डीई एफ है, डीई एफ। अब देखिए इसमें कि कौन किस एंगल के बराबर होगा? तो ए किसके बराबर? डी के बराबर। देखिए ए डी के बराबर, बी ई के बराबर, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर, और ए बी बटे डीई, ए बी बटे डीई, बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ, है ना? तो इसका फिगर भी हम लोग समझ लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सब स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, जब बहुत काम का चीज है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज है, अगला हमारा थ्योरम है, उसको भी समझिएगा गौर से। यदि मान लिया जाए आपके पास एक त्रिभुज दे देता है, ठीक है, और उस त्रिभुज में क्या कहा जा रहा है कि इन सभी के मध्य बिंदु को, इन सभी के मध्य बिंदु को मिलाया जा रहा है। यहाँ से हम मिला दिए, यहाँ से मिला दिए और यहाँ से हमने मिला दिया। तो इन सभी के हमने क्या किया है? मध्य बिंदु को मिलाया है। जैसे मान लीजिए कि ए बी का जो मध्य बिंदु है वो डी है, बी सी का जो मध्य बिंदु है वो ई है और ए सी का जो मध्य बिंदु है वो एफ है। आप लिख लीजिएगा कि यहाँ डी ई तथा एफ क्रमशः डी ई तथा एफ क्रमशः ए बी सी तथा ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है।
चलिए ये क्या हो गया, डी ई और एफ क्या हो गया, तीनों का मध्य बिंदु हो गया, तीनों भुजा का, यानी डी ए बी का हो गया, बी इसी का, ई बी सी का हो गया और एफ ए सी का हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो ये मध्य बिंदु को मिलाने से क्या हुआ, तो हम लोग एक चीज पढ़े थे, थेल्स पर में हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो मिलाने वाली जो रेखा होती है, जैसे मान लीजिए कि ये दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, यानी ए बी भुजा के जो मध्य बिंदु है और ए सी भुजा का जो मध्य बिंदु है, उसको मिलाने वाली रेखा कौन सी है, वो डीई है। वो रेखा क्या होगा, तीसरी भुजा के समांतर होगा। डीई जो है बीसी के समांतर होगा और क्या होगा, डीई जो है बीसी का आधा भी होगा, यानी बीसी जितना होगा उसका आधा होगा डीई। बात समझ रहे हैं। तो ये थेल्स प्रमेय से हम लोग पढ़े थे, तो उसी चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पे ये त्रिभुज एबीसी है, उसमें क्या है, डीएफ जो है मध्य बिंदु को, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला है, तो ये तीसरी भुजा के समांतर होगा, यानी डीएफ क्या होगा, तो डीएफ क्या होगा, बीसी के समांतर होगा और क्या होगा, आधा भी होगा। डीएफ बीसी के समांतर होगा और डीएफ जो है बीसी का आधा भी होगा। चलिए और आगे चलते हैं। और भी होगा, आप समझ सकते हैं कि ये डीई क्या है, डीई भी तो इस भुजा और इस भुजा का मध्य बिंदु है और इसको डीई से मिलाया गया है, तो ये इसके समांतर होगा, एसी के समांतर होगा। तो डीई किसके समांतर होगा, तो एसी के समांतर होगा, डीई एसी के समांतर होगा और डीई जो है ना एसी का आधा भी होगा, समांतर और आधा भी होगा। तो चलिए आगे आप लोग लिख लीजिएगा। एक और बच गया है ईएफ, तो ईएफ जो है किसके समांतर होगा, तो एबी के समांतर होगा। अब देखिए ईएफ किसके समांतर, एबी के समांतर होगा और ईएफ क्या होगा, एबी का आधा भी होगा। तो इन चीजों को आप लोग लिख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और एक चीज समझना है कि ये जो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो ये त्रिभुज बना है, त्रिभुज डीईएफ, वो त्रिभुज क्या होगा, तो उस त्रिभुज के बारे में आप जान लीजिए कि वो चौथा हिस्सा होगा उस पूरे एबीसी का, यानी कि एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा, वो हमारा त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा उसका चौथा हिस्सा, उसका एक चौथाई हिस्सा जो है वो क्या होगा, डीएफ का क्षेत्रफल होगा। डीएफ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूरे एबीसी के क्षेत्रफल का एक चौथाई होगा। क्यों एक चौथाई होगा, क्योंकि ये चार बराबर भागों में बट गया है। चार त्रिभुज बना है, देखिए एक त्रिभुज, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार त्रिभुज बना है। चारों के चारों त्रिभुज क्या होगा, बराबर होगा। और एक बात याद रखिएगा कि चारों के चारों त्रिभुज क्या होगा, सर्वागसम होगा। आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिए, त्रिभुज एडीएफ और त्रिभुज क्या है, बीडीई और त्रिभुज क्या है, डीईएफ, त्रिभुज डीईएफ और क्या है, सीईएफ। तो ये सभी क्या होगा, सभी के सभी सर्वागसम होगा। चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये चार भागों में बट गया है, चारों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। आपको किसी का भी क्षेत्रफल निकालना होगा तो आपको पूरे त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल को चार से भाग दे दीजिए, चार भागों में बांट दीजिए, आपका किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इसमें अगर हम देखते हैं तो हमको एक चीज और दिखाई देती है कि इसमें कुछ समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में देख लीजिए, कौन कौन से समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं। तो समांतर चतुर्भुज आप देख सकते हैं, बी ई एफ और डी। अभी इस बीच वाले को भूल जाइए और आप देखिए बी ई एफ और डी। बी ई एफ और डी क्या है, ये कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। बी से ई तक आएंगे, बी ई और ई एफ उधर गए और एफ से डी तक आए, एफ से डी तक, और ये बी डी हो गया। तो ये देखिए आपका क्या बना, ये समांतर चतुर्भुज बना। तो ये हमारा क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसमें हमारे पास जो है समांतर चतुर्भुज बनेंगे, ठीक है। ये इस तरह के एक समांतर चतुर्भुज बनेंगे, एक इस तरह के समांतर चतुर्भुज बनेंगे, एक ये समांतर चतुर्भुज बनेगा और एक और समांतर चतुर्भुज बनेगा जो क्या होगा, ये होगा। ये तो बना लिए, 1 2, ठीक है, और तीसरा और ये चौथा।
तो 3-4 समांतर चतुर्भुज बनेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस समांतर चतुर्भुज का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, किसी भी समांतर चतुर्भुज का आप लिख लीजिए। इस समांतर चतुर्भुज का नाम लिख देते हैं BEFD, चतुर्भुज BEFD। तो हम क्या कर रहे हैं, BEFD का क्षेत्रफल, यानी कि देख सकते हैं इस तरह से BEFD, इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि BEFD कितना में फैला हुआ है, इस दो त्रिभुज में फैला हुआ है, B से E और FD। ये क्या है, दो त्रिभुज इधर से ये त्रिभुज दो त्रिभुज जुड़ के हमारा ये BEFD बना हुआ है। तो दो त्रिभुज का बना हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे में हमारे पूरे ABC में 4 त्रिभुज है ना, 1 2 3 4 त्रिभुज है। दो त्रिभुज ये ले लिया, तो अब तो 2 ही तो बचे, तो 4 आपके पास है, और 4 को आप एक तरफ 2 कर देते हैं, तो बचेगा कितना, 2, यानी 4 जो है ना 2 में बटा, मतलब क्या, आधा आधा हो गया, मतलब बराबर 2 भागों में बट गया है 4, है कि नहीं। तो ये हमारा जो त्रिभुज BEFD का जो क्षेत्रफल होगा वो आधा होगा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का। पूरे त्रिभुज ABC जो हमारे पास है पूरा, उसके आधा होगा, यानी आधा भाग में है, यानी 4 भाग में त्रिभुज बटा हुआ है, तो 2 भाग में हमारा क्या है, वो समांतर चतुर्भुज है, 2 भाग हमारा खाली है 4 भाग में से। तो क्या हो गया, 2 में बट गया, यानी कि हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ABC के आधा होगा। ठीक है, चलिए, तो इन चीजों को याद रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। यदि मान लिया जाए कि इसके भी मध्य बिंदु को हम मिला देते हैं, यानी कि जो ये त्रिभुज DEF है, इसके भी मध्य बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, और इसका नाम कुछ दे देते हैं, यानी कि इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम O दे देते हैं, इसका नाम P दे देते हैं, इसका नाम Q दे देते हैं। तो चलिए OPQ हमारा एक त्रिभुज फिर से बना, ठीक है, छोटा सा। और OPQ त्रिभुज जो होगा वो क्या होगा, तो इस त्रिभुज के जो DEF जो त्रिभुज है, आप देख रहे हैं DEF, इस त्रिभुज का 1/4 हिस्सा होगा, यानी कि ये भी अब 4 हिस्सों में बट गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हिस्सों में ये त्रिभुज बट गया है। तो त्रिभुज OPQ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो याद रखिए, त्रिभुज OPQ का जो क्षेत्रफल होगा वो किसका क्या होगा, तो 1/4 होगा, किसके, DEF के क्षेत्रफल के, त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का। और एक चीज और समझना है, वो 1/16 होगा, यानी 16वां भाग होगा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज DEF है, तो त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का तो 1/4 भाग होगा, क्योंकि DEF जो है ये छोटा सा त्रिभुज है, इसके 4 भाग में से 1 भाग हमारा OPQ है। लेकिन त्रिभुज ABC का ये कैमा भाग है, इसको देखिए, आप देखिए, आप OPQ का क्षेत्रफल लिखे है ना, त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल, त्रिभुज OPQ जो है वो क्या है, त्रिभुज ABC का कैमा भाग है। तो आप कहेंगे कि 16वां भाग है। क्यों 16वां भाग है, क्योंकि 4 भाग इसमें है, तो 4 भाग इसमें भी तो होगा, इस तरह से मिलाएंगे तो 1 2 3 4 भाग, और 4 भाग इसमें भी होगा, इसके हम मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो 3 4, 1 2 3 4 भाग इसमें भी, 4 भाग इसमें भी, तो 4 4 4 और 4, यानी कि 4 4 8 4 12 4 16, यानी कि क्या हुआ कि 16 भाग में हमारे पास ये त्रिभुज 16वां भाग हो गया। ऐसे जितना बड़ा ये त्रिभुज है उतना बड़ा इसमें कितना त्रिभुज बनेगा, 16 त्रिभुज बनेगा। 4 इसमें बनेगा, 4 इसमें बनेगा, 4 इसमें बनेगा, और ये 4 इसमें भी बना हुआ है, 1 2 3 4 इसमें भी बना हुआ है, तो 4 इसमें भी बना हुआ है, तो 4 4 8 4 12 और 4 16 हो गया। और 16 भाग में से 1 भाग छोटा सा ये त्रिभुज OPQ बना हुआ है। तो त्रिभुज OPQ का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का क्या होगा, 1/16वां भाग होगा। तो चलिए और आगे चलते हैं, इन चीजों को आप लोग
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो टाइम काफी हो गया है, वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक बात और कहनी थी आप लोगों को कि आप लोग जो है ना शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो कृपया करके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, हम भी इंसान है। तो थोड़ा सा आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।